नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, ये वीडियो आज बहुत ख़ास आपके लिए होने वाला है। ख़ासकर जो बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के अभ्यर्थी जो कि लंबे समय से प्रतीक्षारत हैं कि आखिर उनकी नियुक्ति क प्रक्रिया कब से आरंभ होगी। वो बार-बार देख रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है, डेट पड़ रहा है और कई एलपीए नज़र आ रहे हैं। पहले तो अभ्यर्थियों ने देखा कि कोई एक एलपीए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कोई एक एलपीए यहाँ पर है, एलपीए नंबर 604/2023। लेकिन इसके संग-संग बहुत सारे एलपीए नज़र आए। एक ही केस में कई एलपीए आ रहे हैं और भी ऐसे कितने एलपीए संभावित हो सकते हैं और आगामी कब ऐसा मान सकते हैं कि इसका ऑर्डर आ सकता है और कब से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और कुछ अभ्यर्थियों के तो मन में ये भी उत्सुकता है कि एलपीए क्या होता है और एलपीए फाइल कौन करता है? क्या ये केवल अभ्यर्थी फाइल करते हैं या फिर गवर्नमेंट फाइल करती है? ये एलपीए फाइल करता कौन है? एलपीए एक्चुअल में होता क्या है? तो आइए इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए आज के विशेष मेहमान मेरे प्रिय मित्र आदित्य आनंद जी के पास चलते हैं, जो कि अपने समय के टॉपर लॉ के विद्यार्थी रहे हैं, अभी वर्तमान में लॉयर हैं। जो कि क्लैट के भी टॉपर रहे हैं, देश के मानद संस्थाओं से पढ़े-लिखे। आदित्य आनंद जी, आपका हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आदित्य जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, बिल्कुल राज, आपकी आवाज़ आ रही है और थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रो। खैर, तो तो जी, हम लोग आज बात। अ जी राज, बोलिए। आदित्य जी, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं यहाँ पर आप तो घटना से अवगत हैं बिहार में जो भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। तो मुख्य तौर जी। पर ये ज़रा बताएँ अभ्यर्थियों को कि एलपीए क्या है और आगामी कितने एलपीए देखने को मिल सकते हैं? और चलते-चलते प्रिय साथियों आपको एक चीज़ और अवगत करा दूँ कि अभी बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर नियुक्ति प्रक्रिया में अभी तो आप पटना माननीय न्यायालय पटना हाई कोर्ट का ही ज़िक्र सुन रहे थे। लेकिन ऐसी सुगबुगाहट नज़र आई है कि सुप्रीम कोर्ट में भी यह कुछ मामला चला जा चुका है। क्या मामला गया है, कितना दूर तक गया है और उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, उस पर भी हम अंत आखिर में समझेंगे आदित्य आनंद जी से। फिलहाल हम समझते हैं कि ये एलपीए क्या है और एलपीए कौन फाइल करता है और कितने अभी ऐसे हिडन एलपीए हैं, जो कि आने वाले समय में अभी बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर नियुक्ति प्रक्रिया में नज़र आ सकते हैं। जी, आदित्य जी। देखिए राज, मैं सबसे पहले जो आपका पहला सवाल है उसका जवाब देना चाहूंगा कि एलपीए होता क्या है। तो सरल भाषा में अगर हम समझे तो एलपीए का मतलब होता है कि जब कोई सिंगल जज बेंच के द्वारा कोई जजमेंट आती है, कोई केस डिसाइड होता है, तो उसको सेम कोर्ट में, मतलब मान लीजिए कोई हाई कोर्ट का सिंगल जज है, वो उसने जजमेंट दिया किसी केस में और किसी को उस जजमेंट से एग्रीव्ड पार्टी, मतलब किसी को लग रहा है कि उसके राइट्स वॉयलेट हुए हैं, या उसने जिस तरह का रिलीफ प्रे किया था वो रिलीफ उसको ग्रांट नहीं हुआ है, तो इन दैट केस जो पार्टीज होती हैं वो एलपीए फाइल करती हैं। एलपीए का मतलब होता है लेटर पेटेंट अपील। लेटर पेटेंट अपील सेम कोर्ट में डिवीजन बेंच में फाइल होती है। मतलब पहले सिंगल जज, मतलब एक जज जहाँ पे रहते हैं वहां पे जाती जजमेंट आई है, अब वहां से दो जजेस, मतलब डिवीजन बेंच का मतलब होता है जिसमें दो जजेस बैठते हैं, वहां पे एलपीए जाती है और फिर वो डिसीजन देखते हैं वेदर देयर इज एनी वायलेशन ऑफ लॉ, या वेदर द एग्रीव्ड पार्टी इज राइट इन हिज क्लेम। तो ये सारी मुद्दों पर वो चेक करके दोबारा जजमेंट आता है। तो एलपीए का बस यही मतलब है कि एक जजमेंट आया, उसके अगेंस्ट जो भी, जिस पार्टी को उस जजमेंट से कोई भी दिक्कत है, वो उससे ऊपर वाले बेंच में जाके फाइल करती हैं अपील, और उसके बाद फर्दर जजमेंट आता है। इसको एक सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ते हैं, तो पहले जो ब्लॉक इंचार्ज होते हैं वहां पे समस्या का अगर आपको निवारण नहीं होता है तो आप जाके प्रिंसिपल को कंप्लेन करते हैं। तो एक तरह से, मतलब ये कहना, खैर ये एनालॉजी ड्रॉ करना बहुत सही नहीं है, लेकिन अगर सिंपल भाषा में समझना है तो कुछ ऐसा ही प्रक्रिया बना हुआ है। जी, हायरार्की है ये। जी। जी। और जो अभी एट प्रेजेंट जो केस चल रहा है, हमने असिस्टेंट प्रोफेसर वाले केस में देखा, तो पहले हम एकदम शुरू से शुरू करते हैं। जैसे जो केस था, अगर हम उस केस को सबसे पहले उसका जजमेंट खोलें, जैसे, आदित्य तो जी, मेरे दर्शकों की जी। सहूलियत के लिए अगर आप चाहें तो अपने स्क्रीन को भी प्रेज़ेंट कर सकते हैं ताकि मेरे दर्शक आपकी चीज़ों को अच्छे से जी। समझ पाएँ। जी बिल्कुल राज।
और फ्री साथियों, जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है, तो उस पर हम आखिर में चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक मामला कहां तक पहुंचा है और उसका क्या इम्पैक्ट है, अभी हम देखते हैं। जी। देखिए, अगर राज मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। जी जी, बिल्कुल विजिबल है। बिल्कुल। तो ये। सबसे पहले हम चेक याद होगा कि एक जजमेंट आई थी 24 फरवरी 2023 को। जिस जजमेंट के बाद से सारा प्रक्रिया जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति चल रही थी कमीशन के द्वारा, उसको उससे वो प्रभावित हो गई। जी बहुत लोगों ने उसमें अफवाह फैलाया कि कैंसिल हो गया, बट कैंसिल नहीं हुआ था। वो बस प्रभावित हुई है, जो अभी बहुत जल्दी शुरू हो सकती है दोबारा। तो अगर हम ये जजमेंट जैसे दिख रहा होगा 48 पेज का जजमेंट है, तो हम पूरा जजमेंट डिस्कस नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि देखिए इसमें जो सबसे पहला केस था वो था डॉक्टर अमोद प्रबोधी जी का, 8932/2020 केस का नंबर। ठीक है। फिर जो दूसरा केस था, वो हम जस्ट नीचे आते हैं, आप देख सकते हैं 8817 दिगंबर झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। इसमें और भी पिटिशनर्स हैं, जी जी उनका केस था। ठीक है। फिर हम तीसरा केस देखते हैं नवीन शंकर पाठक जी का। नवीन शंकर पाठक जी का केस है स्टेट ऑफ बिहार। अभी अभी आप देखते जाइए बस। फिर एक और केस है राज लक्ष्मी, वाइफ ऑफ डॉक्टर हरिवंश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। एक और केस इसमें क्लब हुआ है। पद्म भूषण प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, एक और केस हो गया। रश्मि दत्ता, डॉटर ऑफ जयप्रकाश दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। तो लगभग लगभग हम देख सकते हैं कि इसमें कुल मिलाकर कितने केसेस थे। जी, 6 से 7 केसेस आई थिंक। हाँ, देख लेते हैं। एक पहला केस हो गया, दूसरा केस हो गया पद्म भूषण सिंह वाला, तीसरा केस हो गया राज लक्ष्मी का केस। ठीक है। चौथा चौथा केस हो गया नवीन शंकर पाठक जी मेन पिटिशनर थे, फिर दिगंबर झा जी थे, और उसके बाद जो थे अमोद प्रभु जी थे। तो लगभग लगभग हमारे पास कुछ 6 से 7 केसेस राज ने सही बताया कि जी हैं। अब क्या मामला हुआ है इसमें, कि जो अगर अब हम लेटेस्ट केस पे चले, जिसपे सरकार ने जिसपे अपील फाइल किया कि, देखिए सबसे पहले मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि जो सरकार का मंशा ये नहीं है कि रोस्टर रिवाइज नहीं होगा, रोस्टर रिवाइज होगा। बस रोस्टर जो है वो डिपार्टमेंट वाइज सब्जेक्ट वाइज होना है, जो पूरे भारत देश में वैसे ही रोस्टर बनती है, ना कि यूनिवर्सिटी के सारे सीट्स को क्लब करके और फिर रोस्टर बनाया जाए। खैर इस पे हमने पिछले वीडियो में बहुत ज्यादा चर्चा की थी, आई थिंक 2-3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, तो उस पे हमने बात की थी। अभी जो है, अभी जो प्रेजेंट केस है जो सबसे ज्यादा लोगों के बीच में है कि एलपीए नंबर। जी हाँ, एलपीए को लेकर के है कि आखिर इतने एलपीए क्यों आ रहे हैं। तो जैसा कि अभी हाँ, मैं बता रहा हूँ। जी हाँ। एलपीए, अभी जो सबसे मेन एलपीए है वो है 604/2023 का 130। तो अब जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, जो मेन पिटिशनर जिसके खिलाफ सरकार सबसे पहले एलपीए में गई थी वो डॉक्टर अमोद प्रबोधी की ग्रुप है। वो सारे लोग हैं, और साथ ही साथ जो अदर पार्टीज थे, गवर्नमेंट के ही बॉडीज होते हैं, उन सबको ये बहुत बेसिक नॉर्म है कि सबको पार्टी बनाना होता है। तो हमने देखा है कि इसमें लगभग लगभग सारे लोग अपीयर भी कर गए थे, सबके वकील भी अपीयर कर गए थे। लेकिन अब क्या था कि इस केस में कई सारे एनालॉगस केसेस अटैच थे। जैसे अभी हमने देखा नवीन शंकर पाठक जी का, दिगंबर झा जी का, राज लक्ष्मी जी का, रश्मि दत्ता जी का, अ, भूषण जी का, मतलब ऐसे कई लोग थे, 6-7 लोग थे। लेकिन अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि जो रिस्पोंडेंट हैं उसमें बस अमोद प्रबोधी जी की ग्रुप है। अब यहाँ पे क्या होता है नॉर्मली कि जब एक जजमेंट तीन चार रिट में एक सेम जजमेंट आता है, तो नॉर्मली सरकार क्या करती है कि पहले मेन रिट में उसने एलपीए फाइल किया, तो साथ ही साथ जो दूसरे रिट हैं उन सब में एलपीए फाइल करना होता है। तो इसलिए आप लोग देखे होंगे जो लास्ट ऑर्डर ऑर्डर था 3 अगस्त का, भी खैर आज का ऑर्डर नहीं हुआ है, इसमें अमोद प्रबोधी जी एंड अदर्स तो अपीयर को, नवीन शंकर पाठक भी आ चुके हैं। ये शैलेंद्र कुमार को लेके बहुत कंफ्यूजन था। शैलेंद्र कुमार जो हैं, शायद उनका कुछ और ग्रीवांसेस होगा, ये अमोद प्रबोधी जी के ही पिटिशनर लिस्ट में थे, तो इन्होंने एक अलग से एलपीए फाइल कर दिया है। खैर, वो
मतलब मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों करा है, लेकिन उन्होंने कर दिया है। हो सकता है उनका जो ग्रीवांसेस होगा वो कुछ और है अब इस केस में। दैट्स वाई दिस, मतलब ये एक रीजन हो सकता है। खैर, आप कोई भी एलपीए फाइल कर सकता है, एक चीज मैं बता देता हूँ। जिसको भी लग रहा है कि उसकी राइट्स इस केस से अफेक्ट हो रही हैं, वो एलपीए में जा सकता है। तो इसमें हमने देखा था कि वन फाइनल वीक टाइम इज ग्रांटेड, तो 890 जो शैलेंदर जी का जो एलपीए था, हो सकता है उसमें कुछ एरर, कुछ स्क्रूटनी में कुछ ऑफिस डिफेक्ट पाई गई होगी। जैसे पिटिशनर का नाम गलत होना, रिस्पोंडेंट का नाम, कुछ भी हो सकता है। उसको सुधारने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया था। तो अभी 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 अब लोग कंफ्यूज हैं कि जब 1 हफ्ते का समय दिया गया 10 अगस्त को, तो अब 2 हफ्ते का समय और क्यों दिया गया? मतलब जो अगला डेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अगला डेट आ चुका है, जी हाँ, वो 23 अगला अगस्त डेट, को आ चुका है, बिल्कुल। हाँ, हाँ, जो अगला डेट है वो 23 अगस्त का है। तो लोग इसको लेके बहुत कंफ्यूज हैं कि ऐसा क्यों हुआ गया है। तो इसका जो सबसे मेजर रीजन है वो ये है कि जो दूसरे रेट थे, वो वाले लोगों को भी एक बार मौका दिया जा रहा है कि आप आके अपनी बात को स्पष्ट रखें अपने क्योंकि उन वो जजमेंट चैलेंज हुआ है, तो उनकी भी राइट्स उसमें अफेक्ट हुई हैं, तो वो बिल्कुल। भी जाके अपीयर करें। अब जैसे मैं आप लोग को अभी ये चीज किसी को नहीं पता है, मैं कुछ दिखाना चाहूंगा। प्रिय साथियों, जैसा कि आपने अभी देखा, ऑर्डर में लगभग 6 केस हैं। तो 6 केस, हाँ, जितने भी केस हैं, उन सभी पार्टी को जा करके बारी बारी अपना वहां पर प्रतिवाद दायर करना होगा, अपनी आपत्ति अनापत्ति वहां पर। नहीं, अब प्रतिवाद भी दायर ना करें। अगर उनको लग रहा है कि उनका राइट्स इसमें है, तो आप जल्दी से जाके उसमें अपीयर हो जाएंगे इसमें। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे, जी हाँ, जैसा कि अभी देखा कि अमोद प्रमोदी एंड अदर्स एक केस था, रश्मि दत्ता जी का हाँ, एक केस था, एक केस था। श्री अब दिगंबर। आप देखिए, ये अभी तक किसी को नहीं पता होगा, अगर आप देख रखे हैं, रश्मि दत्ता जी, रश्मि दत्ता के खिलाफ भी सरकार ने एलपीए में फाइल कर दिया है। उसका नाम है 836/2023। आप लोग सबके सामने स्क्रीन पे ये विजिबल होगा। बिल्कुल। देखिए, रश्मि दत्ता यहाँ पे, देखिए, आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, रिस्पोंडेंट हो गई हैं अब रश्मि दत्ता। तो रश्मि दत्ता जी से आग्रह है कि 23 तारीख को जितनी जल्दी हो वो अपीयर कर जाए, तो बेहतर होगा। नोटिस वगैरह तो इशू हो रही होगी, देखिए यहाँ पे कॉपी ऑफ काउंटर एफिडेविट सरकार की तरफ से सब कुछ फाइलिंग वाइलिंग कर दी गई है। तो बहुत जल्दी जो है इनको अपीयर कर जाना चाहिए, ताकि जो भी इनका पक्ष है वो कोर्ट के सामने ये रख सके, इनके वकील जो भी होंगे वो रख सकें। अभी मैं और दिखाता हूँ इसी तरह रश्मि दत्ता का, जैसे मैंने दिखाया, जैसा आप देख सकते हैं एक और एलपीए है। एलपीए सारे लोग देख लें, शायद हो सकता है लोगों को ना पता हो कि उनके खिलाफ भी सरकार ने फाइलिंग कर दी है, लेकिन फाइलिंग सबके अगेंस्ट हो गई है। जितना जल्दी हो अपनी केस को आप जाके टैग करा लें 2604 में। देखिए, इस वीडियो में सभी के एलपीए दिखाने का मकसद ये है कि जितने भी पार्टीज हैं, उनको कोर्ट की तरफ से मौका दिया जा रहा है अपनी अपनी बात रखने हाँ, का। अगर वो अपनी अब बात। जैसे आप पद्म भूषण प्रसाद सिंह का देखिए, ये भी थे, इनके खिलाफ भी फाइलिंग हो चुकी है। तो मैं सबसे, मतलब सबको यही है कि देखिए किसी को मौका ऐसा ना बाद में रहे कि कोई छूट जाए, क्योंकि कोर्ट में बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। नोटिस नहीं मिलेगा तो बस दस्ती कराएंगे, नहीं सर्विस रिपोर्ट फाइलिंग होता है, और उसके बाद जो है सुनवाई हो जाती है। जैसा हमने अभी पिछली बार देखा था कि एक रिस्पोंडेंट को नहीं मिला था, तो तुरंत कोर्ट ने 2 दिन का समय दिया, और तुरंत फिर सरकार ने दस्ती करा के वो फाइनली अपीयर हो गए वो लोग। तो इससे बेहतर है कि आप जितना जल्दी हो अपीयर हो जाएं यहाँ पे। तो मेन मकसद यही था कि पद्म भूषण प्रसाद सिंह, रश्मि दत्ता, राज लक्ष्मी और दिगंबर झा, ये लोग सबको ही अपीयर हो जाएं। शायद इनमें से जो एक थे नवीन शंकर पाठक, वो ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं, और शैलेंद्र कुमार की तो नई एलपी है। अब इन सब के बीच जिनको उत्सुकता है कि इंटरव्यू प्रोसेस शुरू होगा, कैसे होगा, उसको लेकर भी एक एलपीए फाइल किया गया है। ये भी मैं दिखाना चाहूंगा। अच्छा, आप मतलब देख सकते इंटरव्यू हैं। प्रोसेस कब से शुरू होगा, क्या इस चीज को लेकर के? हाँ, मतलब उसको लेके लोगों ने, कुछ लोग हैं जो गए हैं कि इंटरव्यू प्रोसेस शुरू कराया जाए। आप देखिए, एक ये एलपीए भी जो है अब फाइल हो चुका है यहाँ पे, और एक ऑर्डर भी आ चुका है इसमें 8 अगस्त का। ये अभी आप लोगों को नहीं, किसी को नहीं पता होगा। आप देखिए, ये के विनोद चंद्रन और पार्थ सारथी का था। द डिफेक्ट शैल बी
मतलब कुछ डिफेक्ट आया होगा कि एक दिन में द क्योर्ड इन द कोर्स ऑफ अ डे, पोस्ट दिस केस ऑन 8/10/2023। आप लोग देख सकते हैं 10/8/2023 को 622 नंबर भी लगाना था। और आप ये देखिए 8932, ये प्रबोधी जी के खिलाफ ये एलपीए फाइल हुआ था, प्रबोधी जी के केस के खिलाफ। राज, मेरी आवाज बिल्कुल, वो मेरी बिल्कुल, आवाज ऑडिबल है? आपकी हाँ, आवाज़ तो ऑडिबल है। ये बिल्कुल एक नई चीज है जो शायद लोगों को नहीं पता होगी, तो मैं एक बार पुनः ये रिपीट चीज कर भी लोग देना देख लें। चाहूँगा। अभ्यर्थियों, ये आप जो देख सकते हैं, ये अभी स्क्रीन पर ये केस विज़िबल है। ये एक्चुअल में केस किनके द्वारा किया गया है, ये सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा किया गया है। वो इस चीज़ को लेकर के किया गया है क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस डिले हो रही है और प्रक्रिया पूरी तरह से रुकी हुई है, तो ये एक अलग से एलपीए पर केस किया गया है। कि इसके वजह से इंटरव्यू प्रक्रिया डिले हो रही है, प्रक्रिया में देर हो रही है, तो क्यों ना इसका जल्दी से निपटारा हो। तो जैसा कि आपने देखा, उसका नेक्स्ट डेट कब है आदित्य जी? 10 अगस्त है, राइट? 10 मतलब आज हुई होगी। अब इसको भी उसके साथ जो 604 है, देखिए जब सिमिलर नेचर के जब केसेस आते हैं तो जजेस भी थोड़ा सुविधा के अनुसार उन सारे केसेस को एक साथ क्लब कर देते हैं ताकि उनको सुनना आसान हो जाए। आप जी हाँ, समझ रहे हैं राज मेरी बात? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे लाइब्रेरी आप जाते हैं तो लाइब्रेरी में हिस्ट्री की सारी बुक्स अलग होते हैं, ज्योग्राफी की अलग होते हैं, तो एक सेक्शन बना होता है। तो इसी तरह यहाँ भी जो भी सब्जेक्ट मैटर जिसका सेम होता है वहां पे, अब जैसे ये भी जो केस है ये क्या है, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस को से ही रिलेटेड केस है। तो इसमें भी कहा गया कि आप जो है आप उसको साथ में, मुझे लगता है ये टैग हो गया है साथ में। ओके। अभी क्या इसका एट प्रेजेंट क्या स्टेटस है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आज शायद ये केस लगा हुआ था। और अब 604 में ये भी देखने को मिलेगा, ये वाला केस भी तो जल्दी लोगों आदित्य को जी, देखने को आपने मिलेगा। आपने जैसा केसों का भंवर जाल दिखाया और एलपीए की हाँ संख्या न जाने कितनी आपने दिखाई, तो इन सब हाँ आधार पर अगर एक हम शॉर्ट एनालिसिस करें, इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पे चलते हैं। अगर हम जी शॉर्ट बिल्कुल। ये कहें कि अगर ये सब मामला कब तक आपको निपटता हुआ नजर आ रहा है, एलपीए वाला मामला कब तक ऐसा लग रहा है कि सॉल्व हो सकता है? और देखिए जी, राज, एलपीए में जो मेजर मुद्दा है ना, वो मुद्दा बहुत ही लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार बहुत सही है। आप कहीं भी चले जाइए, आप किसी भी विश्वविद्यालय में चले जाइए इंडिया के, वहां पे रोस्टर वैसे ही बनता है और वो रोस्टर ज्यादा हित में होता है। क्योंकि वो क्योंकि एक यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस बॉडी है ना। बिल्कुल। आप मान लीजिए कि आप साइकोलॉजी के जितने सीट हैं, या होम साइंस का ले लेते हैं, जिक्र करते हैं कि बिहार में होम साइंस की जहां भी पढ़ाई होती है, पटना यूनिवर्सिटी, बिहार बिहार यूनिवर्सिटी, आरा यूनिवर्सिटी, जितने यूनिवर्सिटी वहां के होम साइंस के सारे सीट को जोड़ दिया जाए, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट करा दे बीएसयूएससी, अब आप बताइए कि वहां पे रिजर्वेशन कैसे अप्लाई होगा, कौन से कैटेगरी के बच्चे कहाँ जाएंगे, कौन पटना जाएगा, कौन कहाँ जाएगा। इसीलिए इसी चीज से बचने के लिए सरकार सारी यूनिवर्सिटी में एक अलग रोस्टर बना के रखती है कि मानिए यहाँ 50 सीट है तो वो 50 सीट पे ही बस रिजर्वेशन लगेगा पटना यूनिवर्सिटी में। आरा में 100 सीट है तो वो रिजर्वेशन आरा में ही लगेगा। ये नहीं किया जाएगा कि 100 और 50 जो सीट है होम साइंस के, दोनों को जोड़ के फिर रिजर्वेशन अप्लाई किया जाए। जी। तो वो इंडिया में कहीं नहीं अप्लाई होता है। इसको लेके मैं आपके वीडियो के माध्यम से एक सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो भी मैं दिखाना चाहूंगा, ताकि लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए कि मेरी बात जो है वो कितनी सही बिल्कुल, है। प्रिय साथियों, आपको एक बहुत ही मेजर और शॉकिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अभी तक आप माननीय पटना न्यायालय का देख रहे थे। अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी शायद ये चीज़ें आपको आने वाले समय में लगातार हो सकता है देखने को मिले, या फिर क्या है? इन पहले जी, जी। पहले राज मैं दिखाता हूँ जो 2019 में सुप्रीम कोर्ट में सिमिलर मैटर पे केस गया था। ये लोगों को नहीं पता है, आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसीजन टू अप्लाई सब्जेक्ट वाइज रिजर्वेशन इन टीचिंग पोस्ट इन यूनिवर्सिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज को माना था, जिस चीज को लेके आज सरकार कर रही है उस चीज को सही माना था कि सब्जेक्ट और डिसिप्लिन को ही यूनिट माना जा सकता है। और जी, एक यूनिवर्सिटीज में एक सब्जेक्ट एक डिपार्टमेंट को यूनिट माना जाए, और यूनिवर्सिटीज को नहीं आप क्लब कर सकते हैं, देख लीजिए ये भी क्लियर है। ठीक है। अब
यहाँ तक हो गया। अब लास्ट चीज है कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंची, क्या पहुंची, तो मैं आप लोग को वो दिखाता हूँ। आप सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट देख सकते हैं। आ, यहाँ पे हम जाते हैं स्पेशल लीव पिटिशन पे। केस का जैसा कि आप नंबर देख है। सकते हैं, अभी हम सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे हैं, जिसके हाँ, माध्यम से हम देखेंगे कि बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे अब सुप्रीम कोर्ट में ये आच्छादित है मामला। जी। आप जैसे देख सकते हैं हमारे बीच जो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे केस खुल चुका है। केस का नाम है राजेश कुमार चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये राजेश कुमार चौधरी वही है जो अमोद प्रबोधी के केस में भी जो थे वो पिटिशनर्स के लिस्ट में थे। तो हो सकता है अब, राजेश कुमार चौधरी जो थे वो उस जजमेंट से थोड़ा ज्यादा एग्रीव्ड हो गए होंगे, तो उन्होंने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट फाइल कर दिया है। तो अब खैर हमारे पास एज ऑफ नाउ बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है कि इसमें मुद्दा क्या है, मैटर क्या है। लेकिन अभी जो है हमें हमारे पास बस यही इंफॉर्मेशन है कि 11/8/2023 मतलब कल की डेट में जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस जेके महेश्वरी एंड ऑनरेबल जस्टिस केवी विश्वनाथन, केवी विश्वनाथन वही हैं जो आज से कुछ साल बाद भारत के चीफ जस्टिस भी बनेंगे। उनके बेंच पे ये 12 नंबर पे जो है लिस्टेड है मैटर। तो कल हमें मतलब मैटर जो है लिस्टिंग उसकी देखने को मिलेगी। खैर, सुप्रीम कोर्ट से बहुत लोगों ने कहा कि सर अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है तो पटना हाई कोर्ट क्या करे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए सुप्रीम कोर्ट बहुत एसएलपी को एक्सेप्ट नहीं करती है जब एलपीए पेंडिंग होता है ऑलरेडी चीफ के कोर्ट में। मतलब पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट में एक एलपीए पेंडिंग है, उसको उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। कभी कभी क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि हाँ उस एलपीए को आप 30 दिन के अंदर या फलाने दिन के अंदर निपटा दें, तब आप एसएलपी लेकर यहाँ पे आए। तो हो सकता है कुछ ऐसा ऑर्डर देखने को मिलेगा, लेकिन कल तो आई थिंक सबसे पहले नोटिस ही होगा। और नोटिस इशू होने के बाद ही कुछ कर सकते हैं। ये एक चीज बहुत अच्छा हुआ है कि हो सकता है राजेश जी जो हैं वो प्रोसेस को जल्दी कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए होंगे, क्योंकि ऑलरेडी रोस्टर रिवाइज का ऑर्डर आया था बहुत पहले। तो रोस्टर रिवाइज सरकार अपने कारणों से नहीं कर रही थी, तो भाई सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जब जाएगा तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट पूछेगी सरकार से कि वो रोस्टर क्यों नहीं रिवाइज कर रही है, तो सरकार अपना रीजन देगी कि सर हम इस रीजन के नाते नहीं कर रहे हैं। लेकिन खैर मुझे इस केस में बहुत ज्यादा दम नहीं दिख रहा, क्योंकि एक एलपीए ऑलरेडी पेंडिंग है। जब उस एलपीए का डिसीजन आ जाएगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना एक अच्छा कदम होता है। खैर, यहाँ पे आप राइट्स हैं उसके लिए आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं जहां भी लॉ अलाउ करती है। तो अभी तो हमारे पास यही जानकारी है कि कल मामला सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग है। बाकी जितने भी लोग का नाम अभी हमने एलपीए दिखाया, वो लोग जितना जल्दी हो 23 के पहले अपीयर कर जाएं तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अभी तो यही है। और अभी आज का ऑर्डर, आज के ऑर्डर जो है हमारे पास प्राप्त नहीं हुआ है, वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है। जैसे अपलोड होगा आपको चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। जी राज। जी हाँ, थैंक यू आदित्य। और चलते-चलते एक बार पुनः यह रिमाइंड कराना चाहूँगा, वैसे अभ्यर्थी जिनका भी एलपीए में नाम ज़िक्र किया गया, चाहे रश्मि दत्ता हों प्लस अन्य अदर्स हों जिनका नाम मैं अभी आदित्य जी ने रिकॉल किया, वो सभी अभ्यर्थी अगर अपीयर अभी तक कोर्ट में नहीं हुए हैं, तो वो 23 अगस्त तक अपीयर हो जाएँ अपने-अपने पक्ष को रखने के लिए। अगर वो जितना जल्दी अपीयर होते हैं, उससे मामला जल्द ही निपटेगा और आने वाले समय में जल्द ऑर्डर देखने को मिलेगा, तभी शायद नियुक्ति प्रक्रिया आगे देखने को चल मिलेंगी। अन्यथा आप तो अब देख ही रहे हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा चुका है, तो ये कहाँ तक कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो आने वाला भविष्य बताएगा। जी हाँ, आदित्य जी कुछ कह रहे थे। हाँ राज, जैसे अभी बहुत एक अफवाह था कि गेस्ट प्रोफेसर की नौकरी इसको खतरे में है, लेकिन हमने अभी 3 दिन 4 दिन पहले देखा कि अब गेस्ट प्रोफेसर की जो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर है उनके जो खाली पद है उस पर भी नियुक्ति की जा सकती है। तो अब किसी की नौकरी नहीं इसमें दिक्कत आएगी। जिन मान लीजिए अगर रेगुलर बहाली हो भी जाती है तो गेस्ट भी बचे रहेंगे और रेगुलर वाले भी रहेंगे। बिल्कुल, तो इसलिए बिल्कुल। अब बिल्कुल किसी को किसी के भी पेट पे लात मारने की, मतलब ये बिहार सरकार का एक अच्छा निर्णय माना जाएगा कि इससे सबको नौकरी मिलेगी और प्रोसेस जो है जल्दी एक्सपेडाइट हो जाए। क्योंकि कुछ ऐसे तत्व हैं जो नहीं चाहते थे कि ये बहाली जल्दी हो, क्योंकि उनको शायद
था कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बट ऐसा अब कुछ डरने की बात नहीं है। एक बहुत निष्पक्ष तरीके से हमें बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन द्वारा हमने देखा कि हिंदी हो या अदर सब्जेक्ट्स में बहाली हुई है, वैसे ही अदर सब्जेक्ट्स में भी हो जाएंगे। इसलिए आज नहीं तो कल बिल्कुल होना है, और अब बहुत जल्दी हो जाएगा, अब ये मैटर बहुत लंबा नहीं जाएगा। जी राज। जी आदित्य, आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलुओं का यहाँ जिक्र किया और मुझे उम्मीद है कि आपने जितनी बातों को यहाँ पे स्पष्टता से रखा है, सभी व्यूअर्स उसे अंत तक जरूर सुने होंगे। और आने वाले समय में भी जो भी घटनाक्रम आयोग से संबंधित या बिहार राज्य विश्वविद्यालय के कोर्ट केस संबंधित जो भी मामले होंगे, आपको जरूर हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो आप जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको त्वरित वीडियो तुरंत उपलब्ध हो। चलते चलते आदित्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप चैनल पे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच राज।